Good morning class. How are you? I hope you are fine with your family members. Today I am going to teach you about adsorption from lesson 5th सरफेस केमिस्ट्री। तो चलिए, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक को डिस्कस किए थे। वो टॉपिक एडजॉर्प्शन से रिलेटेड थे। आज भी हम लोग एडजॉर्प्शन को ही पढ़ेंगे। एडजॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ और बातें जो शेष रह गई थी पिछले वीडियो में बताने को, वो आज हम लोग इसके माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटे, वीडियो के माध्यम से कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें, लेकिन आप परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से वो चीजें लिखें जो आपको नोट्स में लिखाई जाती है, क्योंकि वास्तव में हमें जो परीक्षाओं में देना होता है वो नोट्स में लिखी हुई विषय वस्तु को देना होता है। तो हम लोग इस बात का ध्यान रखें, समझने पे पूरा जोर लगाएं, मुख्य मुख्य बातें वीडियो की नोट करें और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। अच्छे से तैयारी करें जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। नोट्स पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि नोट्स में जो लिखा हुआ है वो स्वीट एंड शॉर्ट होता है। कम शब्दों में अधिक अच्छी बातें लिखी जाती हैं। समझाने में हम कई बातें विस्तार पूर्वक दे सकते हैं, लेकिन जब हमें लिखना होता तो विषय वस्तु सटीक होनी चाहिए। चलिए, तो लास्ट डे हम लोग एडजॉर्प्शन पे डिस्कस कर रहे थे। एडजॉर्प्शन के बारे में हमने पढ़ा है। तो एडजॉर्प्शन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? जब किसी पदार्थ की सांद्रता संपर्क की सतह पर अधिक होती है और बल्क में कम होती है, ऐसी कंडीशन को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं, और इसी को कहते हैं हम लोग अधिशोषण। इसी घटना को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, एडजॉर्प्शन होता है, उसी को अधिशोषण कहते हैं। जब किसी पदार्थ की सांद्रता संपर्क की सतह पर अधिक होती है, बल्क में कम होती है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण से मिलती जुलती एक और प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जिसे हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन बिल्कुल एडजॉर्प्शन से मिलती जुलती घटना है। आप देखेंगे तो शब्दों में भी बहुत कम अंतर है, केवल यहां पर डी लगा हुआ है, यहां पर बी लगा हुआ है। सारे जो इसके अल्फाबेट्स हैं वो सेम है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन को हम लोग अब शोषण कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग अब शोषण कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था। इसमें क्या होता है? अवशोषण की घटना में किसी पदार्थ की सांद्रता, अवशोषण में किसी पदार्थ की सांद्रता यानी C1 और C2 पर, ये C1 क्या होता बेटा? जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था कि C1 होता है किसी पदार्थ की संपर्क पे सांद्रता, और अवशोषण को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। किसी पदार्थ की सांद्रता संपर्क की सतह पर अधिक बल्क की तुलना में, तो उसे तो हम अधिशोषण कहते हैं। जब किसी पदार्थ की सांद्रता संपर्क की सतह पर भी अधिक है और बल्क में, दोनों में समान है, तब हम उसे अवशोषण कहते हैं, यानी उसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन के जैसी ही एक और घटना होती है जिसे हम लोग कहते हैं सॉर्प्शन। ध्यान देंगे, हमने ये बात भी क्लियर किया था। सॉर्प्शन ये घटना सॉर्प्शन
ये सॉर्प्शन क्या होता है? जब किसी प्रक्रिया में एडजॉर्प्शन भी देखने को मिल रहा हो, एब्जॉर्प्शन की घटना भी देखने को मिल रही है, तो हम उसको सॉर्प्शन कहते हैं। उसी को हम लोग हिंदी में शोषण कहते हैं। ये वर्ड शोषण, सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन को अगर हम सांकेतिक भाषा में समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू सॉर्प्शन। तो शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एडजॉर्प्शन भी होता है और साथ में एब्जॉर्प्शन भी होता है। जब एडजॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण की घटना भी देखने को मिले और अवशोषण भी देखने को मिले, तो हम उसे कहते हैं, उसी घटना को हम लोग शोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये एक अगला टर्म हो गया जिसे हमने कहा था सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या है? सॉर्प्शन वह प्रक्रिया होती है जब एडजॉर्प्शन भी देखने को मिले और एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण भी हो रहा हो, अवशोषण भी हो रहा हो, तो उसे हम लोग शोषण कहते हैं। चलिए, इसी से मिलता जुलता एक और टर्म हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिजॉर्प्शन क्या होता है। डिजॉर्प्शन, ये डिजॉर्प्शन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिजॉर्प्शन क्या होता है। तो डिजॉर्प्शन के बारे में समझ लीजिए, किसी सतह पर पहले से अधिशोषण हो चुका है, लेकिन अधिशोषित मॉलिक्यूल किसी कारण से सतह को छोड़ करके जा रहे हैं, उसको कहते हैं डिजॉर्प्शन। सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि डिजॉर्प्शन क्या है, तो हमें केवल एक बात कहना है, एडजॉर्प्शन की जो विपरीत प्रक्रिया है उसे हम लोग डिजॉर्प्शन कहते हैं। अधिशोषण का व्युत्क्रम डिजॉर्प्शन कहलाता है। तो जो डिजॉर्प्शन हम लिख रहे हैं, ये अधिशोषण के विपरीत प्रक्रिया होती है, लिख सकते हैं इसके बारे में हम लोग। ये अधिशोषण के विपरीत प्रक्रिया डिजॉर्प्शन कहलाती है। अधिशोषण की क्रिया में किसी सतह के ऊपर अणु आकर के जमा होते हैं। डिजॉर्प्शन की क्रिया में पहले से जमा अणु सतह को छोड़ करके क्रमशः मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। इसे डिजॉर्प्शन कहते हैं और ये अधिशोषण की विपरीत प्रक्रिया है और इसको विशोषण कहा जाता है हिंदी में। विशोषण, ठीक है। तो ये कुछ टर्म हमने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे। इसी के साथ एक और टर्म आता है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या है? एक टर्म आता है ऑक्लूजन। ये गैसों का किसी सतह पर जमा होना, धातु की सतह पर जमा होना, ये ऑक्लूजन के अंतर्गत आता है। गैसों का धातुओं की सतह पर गैसों का धातुओं की सतह पर जमा होना ऑक्लूजन कहलाता है। तो बेटे ऑक्लूजन भी क्लियर कर लिया। तो ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लिया था। एडजॉर्प्शन हो गया था, अवशोषण पढ़ लिया था, सॉर्प्शन क्या होता है, डिजॉर्प्शन क्या होता है। इसके साथ ही एक और बात हम लोगों ने शायद पिछले वीडियो में रह गई थी, वो मैंने बताया था कि एडजॉर्प्शन की घटना क्यों होती है। एडजॉर्प्शन क्यों होता है ये हम लोगों ने जानना शेष रह गया था। चलिए हम लोग एडजॉर्प्शन क्यों होता है
ये जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए आइए अब जानते हैं कि एडजॉर्प्शन की घटना क्यों होती है। इसके लिए हम एक ठोस सतह लेते हैं और उस पर विचार करते हैं कि एडजॉर्प्शन की घटना क्यों होती है। इसे हम लोग एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं और हम इससे भी समझेंगे। चलिए, तो एडजॉर्प्शन की घटना क्यों होती है, इसके लिए हम एक अभी एनिमेटेड वीडियो भी आपको इसमें शो करेंगे। और अभी इस प्रकार से ये कोई सॉलिड सरफेस है, ये एक सॉलिड सरफेस है और ये सॉलिड सरफेस के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल जमा होते हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल है, ये गैस के मॉलिक्यूल है और ये गैस के मॉलिक्यूल इस सरफेस पे जमा होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल एडजॉर्वेट, जिन्हें हिंदी में अधिशोष्य कहते हैं, अधिशोष्य कहलाते हैं। और ये जो सतह दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्वेंट। ये एडजॉर्वेंट है, इसे अधिशोषक कहते हैं। ये एडजॉर्वेट है, इसे अधिशोष्य कहते हैं। और ये जो पदार्थ है, इसकी सतह पर अनेक फ्री वैलेंसी होती है। ध्यान रखना, फ्री वैलेंसी यानी मुक्त संयोजकताएं, और मुक्त संयोजकताओं के कारण वीक वांडरवाल फोर्स जनरेट होता है। तो इस सतह पर अनेक फ्री वैलेंसी होती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसीज, बहुत सारी फ्री वैलेंसीज होती हैं। इन फ्री वैलेंसी के कारण ही यहां वीक वांडरवाल्स फोर्स जनरेट होता है। और ये फोर्स क्या करता है, ये फोर्स, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर अप्लाई होता है ये वीक वांडरवाल फोर्स, और ये मॉलिक्यूल आकर के किसी सतह के ऊपर जमना शुरू हो जाते हैं और इस प्रकार से अधिशोषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है। ऐसे पदार्थ जिनकी सतह पर मुक्त संयोजकताएं अधिक होती हैं, उनकी सतह पर अधिशोषण की क्रिया अधिक होती है। जिनकी सतह पर मुक्त संयोजकताएं कम होती हैं, वहां अधिशोषण की क्रिया कम रहती है। यही कारण है कि डी ब्लॉक के तत्व अच्छे अधिशोषक माने जाते हैं, क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल रिक्त होता है और आवेश बटे त्रिज्या का अनुपात उच्च रहता है और उनकी सतह पर मुक्त संयोजकताएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। इसलिए जितने भी उत्प्रेरक हैं और जितने भी अधिशोषक हैं, वो बेसिकली डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये नेचर होता है, उनकी संयोजकताएं मुक्त होती हैं। उसके कारण है उनका डी ऑर्बिटल रिक्त होता है, आवेश बटी त्रिज्या का अनुपात उच्च होता है, उनकी सतह पर अधिक मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं, जिनसे ये एडजॉर्वेट के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं, वीक वांडरवाल फोर्स के माध्यम से जुड़ जाते हैं और एडजॉर्प्शन की घटना को जन्म देते हैं। तो एडजॉर्प्शन के लिए ये प्रथम उत्तरदायी है, दूसरा उत्तरदायी है एडजॉर्वेट। तो इनके मध्य की जो अंतः क्रिया है उसको हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एडजॉर्प्शन को पढ़ लिया है हमने। एडजॉर्प्शन क्यों होता है ये भी जान लिया, क्योंकि अनेक मुक्त संयोजकताएं होती हैं अधिशोषक की सतह पर, जिसके कारण वीक वांडरवाल फोर्स उत्पन्न होता है और इस फोर्स के अट्रैक्शन में एडजॉर्वेट के मॉलिक्यूल अधिशोष के अणु आकर के इसके ऊपर जमा हो जाते हैं और अधिशोषण की क्रिया को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिशोषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम इस एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से एडजॉर्प्शन की घटना को स्टडी करेंगे।
आप यहाँ एक सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस देख रहे हैं। ये जो सॉलिड सब्सटेंस है ये एडजॉर्वेंट का कार्य करता है और इसकी सतह पर फ्री वैलेंसी होती है, जिनके कारण वांडरवाल फोर्स जनरेट होता है। इस वांडरवाल फोर्स के अट्रैक्शन के कारण गैस के मॉलिक्यूल इस सतह पर जमा होते हैं और इसी क्रिया को हम लोग एडजॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ प्लेटिनम की सरफेस दिखाई दे रही है जो एडजॉर्वेंट का कार्य करती है और डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एडजॉर्वेट है। वांडरवाल फोर्स के अट्रैक्शन में ये गैस के मॉलिक्यूल जमा होते हैं प्लेटिनम की सरफेस पर। चलिए, जो प्लेटिनम की सरफेस है वो सरफेस एडजॉर्बेंट का कार्य करती है और इसकी सतह पर पिंक मॉलिक्यूल ऑफ डाई हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये एडजॉर्बेट हैं और जो प्लेटिनम की सतह है वो एडजॉर्बेंट है। अभी आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि इनके बीच में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केवल वीक वांडरवाल फोर्स है। ओके, अधिशोषण और अभिशोषण में क्या अंतर होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। चलिए देखते हैं। देखिए, आज हम लोग अभिशोषण और अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर पढ़ेंगे। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है। चलिए, तो हम लोग समझते हैं एडजॉर्प्शन क्या है। एडजॉर्प्शन बाहरी सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, जबकि एब्जॉर्प्शन आंतरिक सतह तक होने वाली प्रक्रिया है। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, यह बाहरी सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। इसमें लिखेंगे यह आंतरिक सतह तक होने वाली प्रक्रिया है। आंतरिक सतह तक होने वाली प्रक्रिया है। चलिए, दूसरी बात, एडजॉर्प्शन में क्या होता है, अधिशोषण में किसी पदार्थ की सांद्रता संपर्क की सतह पर बल्क की तुलना में अधिक रहती है। लिखेंगे इसमें किसी पदार्थ की सांद्रता संपर्क की सतह पर बल्क की तुलना में अधिक हो जाती है। ये तो एडजॉर्प्शन में होता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था। ये किसी पदार्थ की सांद्रता पर किसी पदार्थ की सांद्रता संपर्क की सतह पर बल्क की तुलना में अधिक रहती है, तो एडजॉर्प्शन है। यदि किसी पदार्थ की सांद्रता संपर्क की सतह तथा बल्क में एक समान रहती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन। लिखें इसमें पदार्थ की सांद्रता संपर्क की सतह पर व बल्क में एक समान रहती है। पदार्थ की सांद्रता संपर्क की सतह और बल्क में एक समान रहती है। अब अगर इसको हम लोग कहें तो कैसे कह सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है C1 इज ग्रेटर देन C2। ये C1 क्या है, संपर्क की सतह पर सांद्रता, C2 क्या है, बल्क में सांद्रता। यहां क्या होता है, C1 इज इक्वल टू
एकदम इक्वल नहीं तो लगभग इक्वल टू C2। ये कब है? जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ये कब है? जब एडजॉर्प्शन हो रहा है। चलिए अगली बात, तीसरी बात कि इसमें जो है ये ऊष्माक्षेपी होता है, जो एडजॉर्प्शन होता है वो ऊष्माक्षेपी होता है। यह एक जो थर्मिक प्रोसेस है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब ऊष्माक्षेपी कह सकते हैं इसको। चलिए यहां लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया में यानी अवशोषण की क्रिया में ऊष्मा में कोई खास चेंज नहीं होता है। इसमें हीट में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। चलिए चौथी बात हम लोग लिख सकते हैं कि जो एडजॉर्प्शन की घटना है प्रारंभ में तीव्र वेग से होती है, फिर धीरे धीरे स्लो डाउन करती है और साम्य में आ जाती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन सदैव एक समान दर से होती है। तो हम लोग एडजॉर्प्शन के बारे में लिख सकते हैं, प्रारंभ में तीव्र होती है, फिर मंद होकर के साम्य में आ जाती है। यह है प्रारंभ में तीव्र गति से होती है, इसके बाद मंद होकर साम्य में आ जाती है। तो भाई बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन शुरुआत जैसे ही शुरू होता, पहले शुरुआत में तेजी से होता है, फिर धीरे धीरे मंद होता है और फिर साम्य में आ जाता है। साम्य का मतलब देख रहे हो आप, साम्य का मतलब होता है एडजॉर्प्शन भी चलता है और डिजॉर्प्शन भी चलता है, आना जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें लिखेंगे यह सदैव एक समान गति से होती है। सदैव एक समान गति से होती है। एक और एग्जाम्पल हम इसमें नोट कर सकते हैं, उदाहरण को शामिल कर सकते हैं। CaCl2 या सिलिका जेल की सतह पर पानी का एडजॉर्ब होना एडजॉर्प्शन है। लिख सकते हैं CaCl2 या सिलिका जेल पर जल की अणुओं का जमा होना एडजॉर्प्शन है। CaCl2 या सिलिका जेल पर जल के अणुओं का जमा होना एडजॉर्प्शन होता है। और इसमें लिखेंगे चौक को स्याही में डुबोने पर द्रव का अंदर तक पहुंचना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो बेटे ये दोनों में डिफरेंस हो गया। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है? एडजॉर्प्शन बाहरी सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, जबकि एब्जॉर्प्शन आंतरिक सतह तक होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें किसी पदार्थ की सांद्रता संपर्क की सतह पर बल की तुलना में अधिक हो जाती है। इसमें लिखेंगे इसके
हाँ, इसमें पदार्थ की सांद्रता संपर्क की सतह पर वह बल्क में एक समान रहती है। मतलब जो संपर्क की सतह हम लोग जान लें कि कहां क्या होता है। ये जो घटना आप देख रहे हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं और ये मॉलिक्यूल्स जा करके ये जमा हो रहे हैं, ये, और यहां जो गैस के मॉलिक्यूल जा रहे हैं बाहरी सतह पे भी जमा हो रहे हैं और अंदर भी पहुंच रहे हैं। तो इसको तो हम लोग कहेंगे एडजॉर्प्शन, ये एडजॉर्प्शन है, और इसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन, इसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। ये एडजॉर्प्शन है और ये एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, ये केवल बाहरी सतह पर हो रहे हैं तो ये वाली बात हो रही है, बाहरी सतह पर भी हो रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं, तो ये इसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। चलिए, इसके बाद जो एडजॉर्प्शन की घटना है वो एक्सोथर्मिक है। इसमें जब मॉलिक्यूल इस सतह पर जमा होते हैं तो हीट जनरेट होती है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। जबकि इसमें ऊष्मा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा कोई चेंज नहीं होता जिसको हम लोग डिफाइन कर सकें, बता सकें। इसमें हीट में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। यह प्रारंभ में तीव्र गति से होती है, इसके बाद मंद होकर के साम्य में आ जाती है। ये शुरुआत में बड़ी फास्ट होती है, इसके बाद स्लो डाउन होती है और साम्य में आ जाती है। साम्य का मतलब क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स यहां जमा होंगे, फिर मॉलिक्यूल्स यहां से निकलेंगे। एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों के बीच में एक साम्य की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो वही बात लिखा हुआ है, प्रारंभ में तीव्र गति से होती है, इसके बाद मंद होकर के साम्य में आ जाती है। इसमें लिखेंगे यह सदैव एक समान गति से होती है, एक बिल्कुल समान गति से होती है। इसमें एग्जाम्पल लिखे गए 5वें पॉइंट में, CaCl2 या सिलिका जेल की सतह पर जल के अणुओं का जमा होना एडजॉर्प्शन की श्रेणी में आता है। चाक को स्याही में डुबोने पर द्रव का चाक के अंदर तक पहुंचना वो एब्जॉर्प्शन की श्रेणी में आता है। तो चलिए, इसको समझने के बाद अभी